हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएच एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इससे पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पूरे कंप्लीट। हम आपको बता दें कि अगर आपकी क्लासेस जो यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट की हो रही थी और यूपी जीके की हो रही थी, वो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से अभी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो प्रॉपरली आने लगेंगी। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कैसे भी करके मेडिसिन लेके आपकी इस क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं और आपके लिए पहुंचाते हैं और इस क्लास को लेते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जो रानी मछया का है, जो रानी मछया का संबंध किससे है, तो उत्तम आर्ट से है। उत्तम आर्ट से ये कहाँ का, ये तो कर्नाटक से है और कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लंबाड़ी की बात की जाए, लंबाड़ी कहाँ का है, तो लंबाड़ी है ये तमिलनाडु, नहीं सॉरी, तेलंगाना और आंध्रा का है। और ढीमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और गुस्साड़ी कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। दूसरा क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर जो माँ पार्वती को समर्पित है, वो किसने बनवाया, तो पांड्य शासक ने बनवाया, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और देखते हैं कि जो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, जो चोल साम्राज्य ने बनाया, ये कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। और गंगकोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ है, किसने, तमिलनाडु में है। और किसने बनाया, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया। और बात की जाए तट मंदिर जो विष्णु देवता को समर्पित है, ये कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। और जिसे पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल भी घोषित किया गया है, ग्रीन हाउस, और इसे सौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और किसने बनवाया, तो राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया और ये किसी भगवान शिव को समर्पित है। और बात की जाए आंध्र प्रदेश के लपाक्षी और अहोबिलम मंदिर, कभी मत भूलना। केरल के सबरीमाला और जो अथजन पद्मनाभन स्वामी मंदिर कहाँ है, तो ये केरला में है। और कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। अगर बात करें तीसरा क्वेश्चन, कलाश्रम विद्यालय को किसने स्थापित किया, तो पंडित बिरजू महाराज ने स्थापित किया। बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड भी इन्हें मिला, किस फिल्म के लिए, तो बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। पंडित लच्छू महाराज का दूसरा नाम क्या है, मतलब मूल नाम क्या है, तो विजय नाथ है। माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है, तो ये कमला दास की है। और अंता कथा किसकी है, तो ये भी कमला दास की है। अमृता प्रीतम की आप पिंजर और कोरे कागज और कागज ते कैनवास, कभी मत भूलना। आशा पूर्णा देवी की पहली महिला थी जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस भाषा में मिला, बांग्ला भाषा में। और इनकी रचना कौन सी थी, प्रथम प्रतिभूति थी इनकी रचना। पांचवा क्वेश्चन है, सीत एंड एल्ड्रेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण पुस्तक किसकी है, तो ये देवदत्त पटनायक की है। माई गीता पुस्तक किसकी है, तो देवदत्त पटनायक की है। जया हुई, माइत हुई और सती सावित्री जो कि 2024 की है पुस्तक, इनकी है, तो ये देवदत्त पटनायक की है। दी प्रेग्नेंट दी प्रेग्नेंस किंग किसकी है, तो ये भी देवदत्त पटनायक की है। दी सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु, ये की किसकी है, तो देवदत्त पटनायक की है। अमीश त्रिपाठी की मेलुहा के मृत्युंजय किसकी है, तो अमीश त्रिपाठी की है। दी ऑथ ऑफ वायुपुत्राज किसकी है, तो ये भी अमीश त्रिपाठी की है। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किसकी है, तो ये भी अमरीश त्रिपाठी की है। सीता वॉरियर ऑफ मिंत्रा किसकी है, तो ये भी अमीश त्रिपाठी की है। छठवां क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे, तो सी रामचंद्र थे। गाया किसने था, तो लता मंगेशकर ने गाया था। और कब गाया था, तो भारत चीन युद्ध के बाद में 1962 में गाया था। और किनके सामने, तो पीएम तब थे नेहरू जी के सामने गाया था। लेखक कौन है, तो कवि प्रदीप है। अगर बात की जाए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये किसकी है, तो महेंद्र कपूर की है। माँ तुझे सलाम जो सॉन्ग है, वो किसने, ए आर रहमान ने गाया। कर चले हब्बिदा जान एक तन साथियों किसकी, तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना गाया गया है। और दे दी हमें आज़ादी, तो आशा भोसले की आवाज़ में गाया गया है। मेरे धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाया गया है। संदेशे आते हैं जो बॉर्डर फिल्म में है, वो किसने गाया, तो ये सोनू निगम ने गाया है। और तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये किसने गाया है, तो ये बी प्रेक ने गाया, केसरी फिल्म में है ये। अगर बात की सातवां क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य महोत्सव जो 1986 है से हर वर्ष देश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है, तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है।
शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी गंगाधर प्रधान ने की थी। किसने? गंगाधर प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी। और बस के सभी शास्त्रीय नृत्य में इसका प्रदर्शन होता है। अगर बात की जाए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ का है? ये नागालैंड का है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2000 से ये स्टार्ट हुआ। 8वां क्वेश्चन है, कृति सेनन किसकी नर्तकी हैं? तो ये कथक की नर्तकी हैं। हेमा मालिनी का संबंध भरतनाट्यम से है। देवी जो श्री देवी हैं, देवा लिखा है, श्री देवी है, श्री देवी का संबंध भी भरतनाट्यम से है। और सुधा चंद्रन का संबंध भी भरतनाट्यम से है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो अंडर 13 में जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगर बात की जाए 2022 में इन्होंने जीता था। एशियन गेम्स में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगर बात की जाए पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला बनी थी अंडर 23 अंडर 23 ईयर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन? तो ऋतिक हुड्डा बनी थी। 10वां क्वेश्चन है कि तैराकी से संबंधित शब्द जो है किसका बेस्ट स्कोर है और बैक स्ट्रोक है। फ्री स्टाइल किससे संबंधित है? तो तैराकी संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो ये तैराकी से। और बटरफ्लाई स्ट्रोक को ही डॉल्फिन किक कहा जाता है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को पीएम पीटी नेहरू ने ध्वज फहराया था। कहाँ पर फहराया था? लाहौरी गेट पर फहराया था। तब वाद्य यंत्र कौन सा बनाया गया? तो शहनाई वाद्य यंत्र बजाया गया था। और किसने बनाया था? बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। आगे देखते हैं जो 12वां क्वेश्चन है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया था। और कहाँ? तो कराची अधिवेशन में। और किसके? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। यहीं पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। 1947 में अशोक चक्र अपनाया गया, अशोक चक्र वाला झंडा। और राजेंद्र प्रसाद समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं निर्माण। अगर निर्माण की बात करें डिजाइन किसने? तो पिंकली वेंकैया ने बनाया। स्वीकार कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया। और ध्वज संहिता कब किया? कि 2022 की, कि कैसे हम ध्वज फहरा सकते हैं, कब फहराएं कब ना फहराएं। 13वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 70 साल, जो पहले पूरा हो जाए। पहले अध्यक्ष कौन है? तो रंगनाथ मिश्रा हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण के मिश्रा हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है राष्ट्रीय मानवाधिकार का? तो ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं स्थापना की बात की है। स्थापना कब की है? तो स्थापना है इसकी 1993 की एक्ट से। 1993 के एक्ट से स्थापना 1993 के एक्ट से 12 अक्टूबर 1993 में की गई। 1991 में पेरिस सिद्धांत से प्रेरित होकर। और यूएन द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। मानवाधिकार परिषद 15 मार्च 2006 को यूएन महासभा ने की। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 13 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक होते हैं और 7 मानक सदस्य होते हैं, जिनको मानवाधिकार की जानकारी भी होती है। आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई 2005 में। कब की गई? 2005 के एक्ट से की गई। अगर इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 10 से ज़्यादा अन्य सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगर समिति की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करती है। और समिति की जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। इसमें 3 लोगों की सदस्यीय समिति होती है, जिसमें जो एक सदस्य होता है अध्यक्ष, जो कि पीएम होता है। दूसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। और तीसरा पीएम द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। आगे देखते हैं वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में कौन है केंद्रीय जो सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो हीरालाल सावरिया हैं। और पहले दलित हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। 15वां क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? राष्ट्रपति को। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किसमें? तो भाग 14 में बताया गया है, आर्टिकल 315 से 323 तक। स्थापना की बात की जाए, स्थापना कब की है? तो 1 अक्टूबर 2026 में ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक प्रावधान इसका 26 अक्टूबर 1950 को अपनाया गया। 16वां क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। एक स्थायी समिति है और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। ये कब से प्रावधान हुआ? तो ये 1967 से इसका प्रावधान आया था।
और बात करें स्थापना कब की, तो 1921 में मौंटोंगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से इसकी स्थापना की गई। काल इसका 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति को इसकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें कितने, तो 3 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य भी कहाँ से? लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? इसका भी 1 वर्ष होता है। स्थापना 1950 में की गई जॉन मथाई की सिफारिश पर। अगर बात करें अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष जो होता है वह उसके द्वारा चुना जाता है इसका अध्यक्ष। 17वां क्वेश्चन होता है कि भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है वो कौन सा है? तो बलबन का मकबरा है। और भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। महमूद खां की याद में बनाया। इल्तुतमिश के पुत्र था महमूद खां। और इल्तुतमिश के समय कौन सा? गुंबद कला को जन्म किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ। अगर बात करें बलबन की, सॉरी बलबन नहीं है, इल्तुतमिश है, यहाँ से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसे काट दो, इल्तुतमिश नहीं है, बलबन ही है, सॉरी गलती हो गई। बलबन का कार्यकाल जो है था 1265 से 85 या 86 तक रहा। लौ एवं रक्त की नीति किसने? बलबन ने अपनाई। किसके खिलाफ? तो मेवातियों के खिलाफ अपनाई। नौरोज उत्सव किसने शुरू किया? तो बलबन ने। गैर इस्लामिक तरीके से दरबार में किसने? तो ये भी बलबन ने किया। सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने की। तुर्क चैलगामी की स्थापना भी बलबन ने की। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में चांदी के सिक्के टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था। और तब तांबे को क्या जीतल कहते थे? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और पूछा जाए अतारैन दरवाज़ा किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने करा। और एकता प्रथा की शुरुआत, यानी कि जो सैनिक होते थे उनको जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, ये किसके समय हुआ? तो इल्तुतमिश के। सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा में कहाँ पर इख्तियार था? तो हांसी में था, हांसी में। गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से 1286 ईस्वी ने किसकी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि की धारण की। और नवाब ए खुदा का बंदरगाह बदगार भी कहते थे इसे। और दैवीय सिद्धांतों का इसने समर्थन किया। उलूग खां इसकी उपाधि थी किसकी? बलबन की। और जो उलूग खां उपाधि थी वो नसरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 तक रहा था, इसका नायाब ए मुमलिकात था, यानी कि पीएम था बलबन। क्या था? पीएम था इनका। और बात की है गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूमर्स था। कौन था? कैकूमर्स था। सल्तनत काल में जो फाविलजिल का अर्थ क्या है? फवालिजिल का अर्थ क्या है? तो इक्तेदार द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को कहते हैं। पीएम जो है, पीएम किसी वजीर को कहा जाता था पुराने जो सल्तनत काल में। और विदेश विभाग को क्या कहा जाता था? तो रिसालत कहा जाता था। पत्राचार को ईसा कहा जाता था। रक्षा को आजिर कहा जाता था। न्याय का जो प्रमुख होता था न्याय विभाग को किसे? काजी कहते थे। 22वां क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है जो बोलिविया के पठार पर है। कितनी ऊंची है? तो 3810 मीटर ऊंची है। अगर सुपीरियर झील की बात की जाए तो दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। कौन सी सुपीरियर? कहाँ? यूएसए में है। 23वां क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो वेस्ट बंगाल और असम में भी इसे कहा जाता है। आम्र वर्षा के लिए तो केरल और कर्नाटक। मंजरी वर्षा जम्मू एंड कश्मीर में होती है। 24वां क्वेश्चन है ओस, आमन और बोरो शब्द का संबंध किस फसल से है? तो धान से है। अगर खेती के बारे में बात की जाए, बेवर खेती कहाँ? तो मध्य प्रदेश में की जाती है। दहरिया और दीपा खेती भी एमपी की है। अगर बात की जाए जरा एकरा कहाँ की है? साउथ इंडिया की है। और कुमारी खेती कहाँ की है? तो ये केरल की है। पोड़ू कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। और अगर बात की जाए बीड़ा धाबी कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। 26वां क्वेश्चन है कोबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोनहट और झिलमिल कहाँ? ये तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, सबसे पुराना है इंडिया का। और गिरिहाड़ कहाँ का है? तो गिरिहाड़ कौन सा है? बिगेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तालचेर उड़ीसा में है। नजरिया असम में है। नामफोक कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और
उमरलोंग कहाँ है? तो मेघालय में है। 27वां क्वेश्चन है, पीएम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कहाँ की? 2020 की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 का है। और पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना कहाँ की है? तो 2020 की है। कब की है? 2020 की है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की शुरुआत जो झारखंड के सांची में हुई थी। कब हुई थी? तो 25 अगस्त 1907 को हुई थी। ये कब बन के तैयार हुआ? 2011 में बन के तैयार हुआ, 2010 में बन के तैयार हुआ। स्वर्णरेखा नदी पर है और इसने उत्पादन अपना 2011 में चालू कर दिया। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थुस ने दिया। और लगान सिद्धांत किसने? तो रिकार्डो ने दिया। सकल घरेलू उत्पाद जो डिफिलेटर शब्द के मध्य अनुपात है वो क्या है? तो नॉर्मिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि की परावर्तन तल से दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। लाप्लाकस ने बताया। किसने बताया? लाप्लाकस ने बताया। सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है? तो ठोस में चलती है। और ठोस में भी किस में? एल्युमिनियम में। फिर उसके बाद द्रव में भी किसमें? समुद्री जल में। फिर उसके बाद गैस में कितनी? हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा तेज चलती है। ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और तीव्रता को डीबी में नापते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि कितनी होती है? तो ये होती है 30 से 40। और ट्रेन की ध्वनि होती है, जो ट्रेन की सीटी बजती है उसकी ध्वनि लगभग 150 BC तक होती है। अगर बात करें ध्वनि पर अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर 0.61 ध्वनि बढ़ती है, मीटर पर सेकंड बढ़ती है। अगर दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्द्रता बढ़ने पर गति में वृद्धि होगी। 32वां क्वेश्चन है, पानी की कठोरता जांचने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन में झाग बनाना ये विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर झाग बन गया तो मृदुल जल है। अगर बात की है जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और अस्थायी। स्थायी को दूर करने के लिए परमिटिव विधि और जियोलाइट विधि के और कैलगुनाई विधि के उपयोग किया जाता है। अस्थायी को दूर करने के लिए पानी को गर्म कर सकते हैं और क्लार्क विधि का प्रयोग करते हैं। और किसकी? तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। 34वां क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन से 2 कार्बनिक यौगों का मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। एलपीजी सल्फर गंध और जो एथाइल मरकैप्टन की वजह से आता है। 35वां क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्जी इकाई को यातायात प्रबंधन कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रहण किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज 1857 में किसने? कलिकर द्वारा की गई। और जो ऊर्जा है वो किसके? एटीपी के रूप में होती है। इसे सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, किसने लॉरियस बर्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। फीमेल में एटना जो कि स्पेन की है। और नोवाक जोकोविक की बुक कौन सी है? तो सर्व टू विन बुक इनकी है, नोवाक जोकोविक की है। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। और अपना विद्यालय कार्यक्रम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है। और कितनी? तो 1500 मेगावाट की ऊर्जा। एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक हुई तो कजाकिस्तान में हुई। स्थापना 2001 की है। भारत और पाक 2007 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। भारत और पाक कब मिले? तो 2017 में इसमें शामिल हुए। आयुष मंत्रालय ने निर्देशक नियुक्त किया जाता है। आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किसे किया गया? तो सुबोध कुमार को किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करोल बाग दिल्ली में है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अधीन आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे 40 क्वेश्चन का जो रिवीजन है वो यहीं पर समाप्त होता हुआ। और डीएनएस एग्जाम वॉरियर आपकी तैयारी को हमेशा मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।